ये तो मान के चलिए कि पूरी दुनिया में इस समय जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे, यूएस में तो खुला ही होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी मर्जी से अपनी विचारधारा का न्यायाधीश नियुक्त करता है। और इस समय यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस कोर्ट में मेजोरिटी जो है वो दक्षिणपंथी जो और राइट विंग जो रिपब्लिकन्स हैं, कंजर्वेटिव ग्रुप्स का मेजोरिटी है। तो वो इसलिए भी होता है और वहां के फैसलों में वो सारा कुछ दिखता है, उनकी विचारधारा दिखती है। और अभी कल परसों से 4 दिन से इजराइल में भी जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ और हाई कोर्ट्स के पावर लेने की बात आ रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बातचीत चल रही है वहां पे, जिसमें उनके अधिकार की कटौती करने की बातचीत हो रही है इजराइल में। और जो नेतानियाहू की सरकार आई है वो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाने जा रही है जिससे कि वहां के, ये भारत में ही संभव है कि कोई तड़ीपार गृह मंत्री बन सकता है, जिस पुलिस ने उसको तड़ीपार किया उसका मंत्री स्टेट गवर्नमेंट के उसमें तड़ीपार हुआ, और केंद्र का मंत्री जिसमें सारे राज्य समाहित हैं, जिसमें वो राज्य भी समाहित है जहां जहां जो तड़ीपार हुआ। मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में फिनोमिना अभी है। जैसे हम चूंकि लोकतंत्र है तो हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, हमारा एक संविधान है। अब रसिया और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले चीन में तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी तो कमिटेड ही है, जो सरकार जजेज अपने हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को अपॉइंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत में संवैधानिक एक ढांचा के अंदर ही जिस ढंग से जुडिशरी पे हमला हो रहा है, संविधान को सामने, वो तो व्हिप पर निर्धारित है, क्योंकि व्हिप के खिलाफ कोई जा नहीं सकता। व्हिप पे जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो आपके यहाँ उस तरह की बहस भी आप नहीं कर सकते, आप पार्टी लाइन से हट ही नहीं सकते। पार्टी चाहे जितना गंदा से गंदा जो है विधेयक पेश कर दे। अंबेडकरनामा एक्सक्लूसिव। क्या भारत की न्याय व्यवस्था को सरकार अपने कब्जे में करना चाहती है? यदि हाँ, तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। किरण रिजिजू से ये पूरी दास्तान शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पर, कोलिजियम सिस्टम पर उन्होंने एक तरह से अटैक करना शुरू किया था, और बढ़ते बढ़ते ये बात अब उपराष्ट्रपति तक आ गई। क्या यह सरकार का स्वतः दबाव है, या यह दबाव कहीं और से अर्थात इजराइल से तो नहीं आ रहा? क्योंकि भारत में एक विशेष समुदाय है, लोग कहते हैं कि उनका संबंध इजराइल से है, कि डीएनए की बात होती है, कहते हैं कि इजराइल से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या अपनी प्रेरणा, अपने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इजराइल से तो नहीं ले रहे हैं? इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। आप लगातार अंबेडकरनामा पर सुनते हैं, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, सह अधिवक्ता जेपी सिंह साहब हैं, और संजीव पांडे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक हैं, और अंतरराष्ट्रीय मामलों में इनकी पैनी नजर रहती है। तो दोनों अपने साथियों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक क्या हुआ कि 8 साल में अभी 2-3 महीने से ही ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है सरकार की ओर से न्यायपालिका को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। चलिए पहले संजीव जी के पास ही लिए चलते हैं। संजीव जी, अंतरराष्ट्रीय मामलों पर इनकी बारीक नजर होती है। अभी जिस तरह से न्यायपालिका पर ताबड़तोड़ जो है अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है, क्या यह इजराइल से आ रहा है? दोस्त हैं प्रधानमंत्री वहां के, यहाँ के भी दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो तमाम जो डेवलपमेंट्स होते हैं, तो ये तो मान के चलिए कि पूरी दुनिया में इस समय जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं सारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो थे, यूएस में तो खुला ही होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो अपनी मर्जी से अपनी विचारधारा का न्यायाधीश नियुक्त करता है। और इस समय यूएस सुप्रीम कोर्ट और यूएस कोर्ट में
मेजॉरिटी जो है वो दक्षिणपंथी जो और राइट विंग जो रिपब्लिकन्स हैं, कंजर्वेटिव ग्रुप्स का मेजॉरिटी है। तो वो इसलिए भी होता है और वहां के फैसलों में वो सारा कुछ दिखता है, उनकी विचारधारा दिखती है। और अभी कल परसों से 4 दिन से इजराइल में भी जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ और हाई कोर्ट्स के पावर लेने की बात आ रही है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी बातचीत चल रही है वहां पे, जिसमें उनके अधिकार की कटौती करने की बातचीत हो रही है इजराइल में। और जो नेतान्याहू की सरकार आई है वो कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स लाने जा रही है जिससे कि वहां के जो जुडिशरी के पावर जो है वो कम हो। और कल मुझे लगता है कि वो बिल भी कोई उन्होंने प्रस्तावित बिल भी लाया है, वो बिल जेपी सिंह जी साहब उस पर ज्यादा विस्तार से हमको लगता है कि बताएंगे कि क्या मसला है। लेकिन ये तो जरूर है कि नेतान्याहू या दक्षिणपंथी जो इजरायली जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पार्टियां हैं, वो आखिर क्यों न्यायपालिका पे कंट्रोल चाहती हैं। नेतान्याहू की जो सत्ता जो गई थी वो इसलिए चली गई थी कि वहां के कोर्ट में उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था करप्शन के मामलों में, किसी टेलीकॉम घोटाले में फंस भी गए थे नेतान्याहू वहां पे, और उसके कारण उनकी सत्ता भी चली गई थी। तो ये हो सकता है कि जब न्यायपालिका थोड़ी एग्रेसिव होती है, न्यायपालिका जब कानून की बात करती है, लॉ की बात करती है, तो जो शासक वर्ग है उसको कहीं ना कहीं ये चीजें चुभता है, तो वो कुछ इस तरह के तरीके लेके आती है जिससे लेके आते हैं जिससे कि न्यायपालिका पे कंट्रोल हो, कमिटेड जुडिशरी हो जाए। तो मैं समझता हूं कि इजराइल की जो घटना है उसको मतलब सीधे तौर पे तो हम नहीं कह सकते कि इजराइल से ही भारत इंस्पायर्ड हो रहा है या हमारे जो शासक वर्ग हैं इंस्पायर्ड हो रहे हैं। अब इंदिरा गांधी ने भी एक बार कमिटेड जुडिशरी की कोशिश करी थी और इंदिरा गांधी ने जुडिशरी पे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी 1970 के दशक में। ये तो मतलब कि सामने ही है, जब वो जो तमाम फैसले हुए फंडामेंटल राइट्स के, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, इंदिरा गांधी ने तो एक अमेंडमेंट भी ला दिया था जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का चुनाव को आप चैलेंज ही नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इवन उनके खिलाफ कोई आप मामला भी नहीं दर्ज कर सकते थे, क्रिमिनल ऑफेंस भी नहीं उनके खिलाफ कर सकते थे, उनको इम्यून कर दिया गया था। एक अमेंडमेंट लाके इंदिरा गांधी ने ये कोशिश करी थी। तो मैं समझता हूं कि ये हम ये नहीं कर सकते कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ये जो है चरित्र है कि कमिटेड जुडिशरी चाहिए, ये शासक वर्ग का ही चरित्र होता है कि वो नहीं चाहता कि एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो कानून सम्मत संविधान के हिसाब से देश चलाने की बात करे, संविधान सामने हो लेकिन संविधान कागजों में हो, और जो सरकार और शासक वर्ग यस करे उसको जुडिशरी हाँ से हाँ मिलाता चले। ये हर जगह दुनिया के तमाम देशों में ये एक माइंड सेट है। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मैक्सिको में जो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसपे सरकार से वहां टकराव हुआ है चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट पे। वहां चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट सरकार शायद नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस वोट करते हैं और उन्हीं में से अपने किसी एक मेंबर को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस चुनते हैं। तो अभी वहां जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जिनको बनाया गया है उनका सरकार से मतभेद है, कई मुद्दों पे मतभेद था, कहते हैं कुछ इकोनॉमिक इश्यूज पे उनका मतभेद था गवर्नमेंट से। वहां की गवर्नमेंट लेफ्ट विंग है और जो चीफ जस्टिस अभी बनी है वो राइट विंग मानी जाती है, और वो 5 वोटों से सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बन गई। उनके अगेंस्ट में 4 जजों ने वोट डाला और 5 जजों ने उनके फेवर में वोट डाला। तो ये पूरी दुनिया में ये जो तमाम घटनाओं से ये लगता है कि जुडिशरी और न्याय तंत्र में कॉर्पोरेशंस, कॉर्पोरेट, पूंजीपति, सरकार, इन सबों का एक इन्वॉल्वमेंट होता है। अब उसी इन्वॉल्वमेंट के पीछे जो है उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि जो संविधान सम्मत जो बातें हैं उसके अंदर ही उनको मैक्सिमम कितना लाभ मिले। कभी कभी सरकारें चाहती है कि ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी जाए जिससे कि जुडिशरी जो चाहे, सरकार चाहे वो जुडिशरी कर दे। तो मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया में फिनोमिना अभी है। जैसे हम चूंकि लोकतंत्र है तो हम लोग इतना डिस्कस कर रहे हैं, हमारा एक संविधान है। अब रसिया और कम्युनिस्ट पार्टी के शासन वाले चीन में तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी तो कमिटेड ही है, जो सरकार जजेज अपने हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबरों को अपॉइंट कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत में संवैधानिक एक ढांचा के अंदर ही जिस ढंग से जुडिशरी पे हमला हो रहा है संविधान को सामने रखते हुए भी, तो वो एक चिंताजनक है कि जुडिशरी पे ये हमला होना नहीं चाहिए। और ये जो हमले जिस तरह से हो रहे हैं, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जुडिशरी ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है
न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू की बात करके जो पहले बात करी है 1970 के दशक में, वो अब क्यों याद आ रहा है जुडिशियल रिव्यू सिर्फ कि 2015 का जो एक जजमेंट आया है जुडिशियल कमीशन को लेकर। तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस समय दिया था जब इंदिरा गांधी के तमाम अमेंडमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर एक क्रांतिकारी फैसला दिया था। उससे बड़ा फैसला 2014 जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी जुडिशियल कमीशन वाला हुआ, तो उससे बड़ा फैसला नहीं था। फिर भी सरकार इतना, और सरकार के जो नुमाइंदे हैं इतना हमलावर क्यों है, ये समझ में बात नहीं आ रही। जेपी सर ने कल बात की थी केशवानंद के मामले में। हम ये समझना चाह रहे हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया भर में जुडिशरी का काम होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की देखभाल करना, रखवाली करना, और इजराइल में भी वही होगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि इजराइल के जो न्याय मंत्री हैं, जो कानून मंत्री हैं, वो विधेयक लाने जा रहे हैं कि वहां तो 120 ही विधायक हैं, और 61 अगर सिंपल मेजोरिटी हो गया तो जो भी अमेंडमेंट कर दें वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू नहीं हो सकता। ऐसा है क्या? देखिए, ये अभी जो वहां पे आज मैं कहीं खबर पढ़ रहा था कि वहां वकील भी हड़ताल पे चले गए हैं, और वो जिस तरह के अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं उस हिसाब से तो जुडिशरी के पास कोई पावर ही नहीं रहेगा, जैसा कि मैं मोटा मोटी जो मैंने देखा है। बाकी सिंह साहब उस पर डिटेल बताएंगे कि उसमें क्या किस तरह के अमेंडमेंट लाना जा रहे हैं। मैं तो एक सिंपल, एक आम आदमी की भाषा में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जुडिशियल रिव्यू का मसला क्या है। जुडिशियल रिव्यू का मसला ये है कि कोई काम संविधान सम्मत है या नहीं है, संविधान के हिसाब से पार्लियामेंट कोई कानून पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। संविधान में यहाँ कुछ बहुत ही लिखा हुआ बड़ा लंबा संविधान है, तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा आना नहीं चाहिए। ये समस्या इंदिरा गांधी के समय से सामने आई। अब सवाल ये है कि जिस ढंग से धनखड़ साहब ने बोला कि जुडिशरी अपनी सीमा में रहे, सवाल यह है कि मुझे नहीं लगता कि जुडिशरी ने पिछले 7 सालों में कोई अपनी सीमा लांघने की कोशिश की है। इनफैक्ट जुडिशरी ने तो अपनी सीमा के अंदर जो उनकी जिम्मेवारी बनती थी उसमें भी कामकाज जुडिशरी का परफॉर्मेंस नहीं देखा गया। मेरा यह मानना है कि जैसे पार्लियामेंट अगर संविधान के हिसाब से कानून पास ना करे तो उसको कौन देखेगा। जैसे मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि आप कोई भी ऐसी चीजों को थ्रू मनी बिल रूट कर दें, या मैं कि आज आप जो एक, जैसा कि पी चिदम्बरम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आज उठाया है कि आप एक अमेंडमेंट ही कर दें कि भारत में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा, प्राइम मिनिस्ट्रियल और सिस्टम नहीं होगा, तो फिर इसका रिव्यू कौन करेगा? पार्लियामेंट में आपकी मेजोरिटी आप पास कर देंगे, तो इसके रिव्यू करने के लिए एक संस्था होगी ना संविधान के हिसाब से। अगर स्टेट की एक अपनी लिस्ट है, कंक्रीट लिस्ट है, एक संघ की, एक सेंटर की लिस्ट है और एक स्टेट की लिस्ट है, कल को आप पार्लियामेंट में एक बिल लाएं और आप स्टेट लिस्ट को सारा अधिकार स्टेट का छीन के आप सारे लिस्ट को सेंट्रल लिस्ट में डाल दें, इसका रिव्यू कौन करेगा? आप तो पार्लियामेंट में तो मेजोरिटी में है। अगर आपका बस चलेगा तो उसको भी मनी बिल में डाल कर रूट कर देंगे कि राज्यसभा डिस्कस ही ना कर पाए, और लोकसभा में आपका बहुत भारी बहुमत है। तो आखिर इसका रिव्यू कौन करेगा? आखिर उपराष्ट्रपति आखिर चाहते क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये चीज भी ना देखे जो इनके जो देखिए गैर संवैधानिक काम अगर संविधान में लिखने से इतर, जो लिखे गए से इतर अगर कोई पार्लियामेंट काम करता है तो आखिर उसकी समीक्षा कौन करेगा? सर, जेपी सर। जी सर। क्या मामला है ये इजराइल में भी, दुनिया भर में क्या इस तरह के टकराव दुनिया भर के जुडिशरी में हो रहे हैं या कुछ खास मुल्कों में ही हो रहे हैं, और भारत में उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है? देखिए, आप और देशों का संविधान देखिए और देशों की कानून व्यवस्था देखिए। कम्युनिस्ट देशों की एक अपनी कानून व्यवस्था है, पश्चिमी देशों में जो लोकतांत्रिक देश हैं, पश्चिमी जर्मनी है, आपके इंग्लैंड है, ब्रिटेन, इंग्लैंड या अमेरिका में कहिए आप, वहां इस तरह की मनमानी जो मतलब हो ना वो नहीं मतलब लागू होती। लेकिन यही पश्चिम जर्मनी था कि जब हिटलर सत्तासीन हुए थे तो उनके नाजी नेता जोचिम रिबेनट्रोप ने नई न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता प्रतिपादित की थी, और जोचिम बाद में हिटलर के विदेश मंत्री बने थे। जोचिम ने कहा था कि पुरानी न्याय व्यवस्था को बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज तो हिटलर पर भी उन्हीं दंड विधानों से मुकदमा चल सकता है
जिन कानूनों से एक आम आदमी पर चल सकता है। जबकि हिटलर जो है आम आदमी नहीं है, हिटलर विशिष्ट है। हिटलर इस समय जर्मनी के एकमात्र नेता है, एकमात्र जर्मनी के जो है कर्णधार। ये जो नाजी मेंटेलिटी है ना, या फासिस्ट मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी राजतंत्र में भी थी, ये मेंटेलिटी डेमोक्रेसी में भी थी। डेमोक्रेसी में जो जनसेवक चुन के जाते हैं, या किसी भी प्रकार से उनको अगर वो सत्ता हासिल कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो है एक अमरत्व की चाहत हो जाती है। अच्छा। वो चाहत, हाँ, वो चाहत ये है कि हम जो कहें इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में सत्य बोलने की, चाहे वो गलती कर रहे हो, गट्स था। ये जो सरकार हमारी इस समय वर्तमान सरकार है, ये गट्स विहीन सरकार है। ये चाहती सब कुछ वही फासिज्म और नाजी और जो है इमरजेंसी वाला, लेकिन ये उसको पॉलिश लगा के कहना चाहती, ताकि कोई जो है वो प्रधान सेवक पर आरोप न लगाए कि इनके शरीर में इंदिरा गांधी और हिटलर की संयुक्त आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। अब आप देखिए कि जिस समय इमरजेंसी थी, इस तरह के सब संविधान संशोधन किए गए थे कि कानून के शासन की अवधारणा ही बदल के रख दी गई थी। और कार्यपालिका के प्रधान को, यानी कार्यपालिका का प्रधान हुआ एक प्रकार से प्रधानमंत्री, और ऊपर से कागज में हुए राष्ट्रपति, उनको कानूनी दायरे से बाहर कर दिया गया था। जैसा कि अभी संजीव पांडे जी ने भी इस बात को रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकारों को भी कतर दिया गया था। सवाल इस बात का है कि अभी नेतन्याहू सरकार इनकी चली गई थी, ये विपक्ष में थे, चुनाव भी हुआ तो ये इनको बैठना पड़ा, और फिर जो है वो नए समीकरण में इनको बने। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब इनके जो न्याय मंत्री लेविन साहब हैं, यारिव लेविन, वहां मिली जुली सरकार है, आसुरी बहुमत नहीं है जिस तरह भारत में है। अच्छा। तो जो मिली जुली सरकार है, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से, जैसे 120 में 61, वो 2/3 मेजॉरिटी से भारत के संविधान में सेफगार्ड किया गया है कि आप कोई भी परिवर्तन करेंगे तो 2/3 मेजॉरिटी से जो है संविधान संशोधन होगा। वो सिंपल मेजॉरिटी से 61 का प्रस्ताव ला रहे हैं। वो चाहते हैं कि दोषी राजनेता, अपराधों में जो दोषी राजनेता हैं, उनको अगर कैबिनेट के मंत्री के रूप में शामिल करने की जो है वो नए व्यवस्था में अनुमति दी जाए। अच्छा। अभी मान लीजिए कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने तो जो लागू जब किया, तब जाकर के अब आजादी के 75 साल बाद लागू हुआ है कि जिस राजनेता को 2 साल या 2 साल से अधिक, या 3 साल, 2 साल और 3 साल में थोड़ा मुझे मतलब थोड़ा भी भ्रम है कि सजा हो जाए, और ऐसे मामलों में सजा हो जाए जो उनके, जहां तक मुझे ध्यान है 6 साल है शायद। नहीं, 6 साल के लिए प्रतिबंधित होता है, मतलब 3 साल के बाद वो नहीं हो सकते। अगर सजा निलंबित नहीं हुई तो मंत्री नहीं बन सकते जी। 3 साल की सजा अगर उनकी कोर्ट से निलंबित हुई, तब वो जो है मंत्री बन सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 3 साल की सजा हो गई, पहले 6 साल था, 3 साल हो गया है। अच्छा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये व्यवस्था की है, क्योंकि लगातार राजनीति का अपराधीकरण जो है मतलब लगातार बढ़ता जा रहा था। तो हुआ कि साहब सजा हो जाए तो कम से कम ये उससे जो है मतलब क्या कहते हैं, और फिर नहीं तो फायदा क्या है कि भ्रष्टाचार भी करें, सजा वो भी करें, अपराध भी करें, और जो है आपके जो है वो न्याय को बनाने के लिए जो है वो बैठे भी रहे। आपसे बता रहे, ये भारत में ही संभव है कि कोई तड़ी पार गृह मंत्री बन सकता है। जिस पुलिस ने उसको तड़ी पार किया, उसका मंत्री स्टेट गवर्नमेंट के उसमें तड़ी पार हुआ, और केंद्र का मंत्री, जिसमें सारे राज्य समाहित हैं, जिसमें वो राज्य भी समाहित है जहां से वो तड़ी पार हुआ। तो ये सब राजनेताओं को सूट नहीं करता, क्योंकि हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और आपके साथ जो अगर हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे लोग और बाद में देखेंगे तो वो भी सुनेंगे कि जेपी सिंह ने एक तड़ी पार शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये बात राजनेताओं को अच्छी नहीं लगती। तो वो ऐसा संशोधन कर रहे हैं कि संविधान उसका सुप्रीम कोर्ट का जो है मतलब, जैसे मैंने आपसे कल की बातचीत में, चूंकि संजीव भाई नहीं थे, मैंने कहा था कि भाई ये लोग ऐसा चाहते हैं कि केवल जो है वो जीवन मरण, आपके सिविल सोसाइटी से उससे संबंधित मामले, आपके क्या कहते हैं तलाक से संबंधित मामले, यही सब सुप्रीम कोर्ट सुने। संविधान से संबंधित मामले सरकार जो कहे, और जो प्रधान सेवक कहे जो है कार्यपालिका के हेड होकर के, वो जो है क्या कहते हैं उसकी कोई समीक्षा ही न करे।
जबकि आपका संविधान में ये सब व्यवस्था दर्ज है, तो इजराइल में भी दर्ज है, लेकिन वो वहां उस सब को बदलना चाहते हैं कि संसद को के सुप्रीम होने का के नाम पर वो सरकार की को सुप्रीम बनाना चाहते हैं। संसद का सुप्रीम होने का मतलब कि संसद में जो बहुमत, जो आपकी बहस हो रही है, तो क्या आपका देश अमेरिका इंग्लैंड है जहां जो है क्या कहते हैं आपका दल बदल कानून के नाम पर जो है वो क्या कहते हैं बंधुआ मजदूर बना दिया गया है सांसदों को। सांसद अपनी पार्टी के विचारधारा से अलग हट करके आपके संसद में, आपके विधानसभा में कोई जो है क्या कहते हैं विधायक जो है अपना विचार रख सकता है, वो सहमत हो या असहमत हो, उसको जो है वो क्या कहते हैं दल बदल कानून के तहत जो जारी होता है आपका क्या कहते हैं निर्देश, उसका पालन करना उसके लिए बाध्यकारी है। तो संसद में आप बहस भी तो नहीं हो पाती। वहां तो आपके रिपब्लिकन डेमोक्रेट को सपोर्ट कर देते हैं, अमेरिका में अमेरिकन जो है वो उनको सपोर्ट कर देते हैं मुद्दों पर। आपके ब्रिटेन में जो है टोरी पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी और जो है लेबर पार्टी में भी यही है कि मुद्दों पर वहां बहस होती है, वहां पार्टी लाइन पर बहस नहीं होती कि हमारी पार्टी ये चाहती है और तुम्हारी पार्टी ये चाहती है। पार्टी लाइन पे जो बहस है उसको आपने खत्म कर दिया है। तो फिर 61 का जो मेजॉरिटी आपकी है या जो आपका बहुमत है वो तो व्हिप पर निर्धारित है, क्योंकि व्हिप के खिलाफ कोई जा नहीं सकता, व्हिप पे जाएगा तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो आपके यहाँ उस तरह की बहस भी आप नहीं कर सकते, आप पार्टी लाइन से हट ही नहीं सकते। पार्टी चाहे जितना गंदा से गंदा जो है विधेयक पेश कर दे। फिर आपके यहाँ डेमोक्रेसी इस तरह नहीं है कि आप कोई अपने पार्टी का ओपन सेशन समय समय पर नहीं करते जहां वो आप मुद्दों पर बहस करें और बहस करके ये जो है निर्धारित करें कि आपकी आगे पॉलिसी क्या होगी। यहाँ तो जो खाता ना भाई, जो प्रधान सेवक कहें वही सही। तो ऐसी स्थिति में आपकी तो डेमोक्रेसी भी पूर्ण नहीं है इस समय, चाहे जितना जो है आप कहिए। आप जब आप अपने विधायकों और सांसदों को व्हिप से बांध करके उनका स्वतंत्र विचार नहीं उपस्थित होने देते या नहीं सामने आने देते तो कैसी डेमोक्रेसी है ये। तो वहां जो है क्योंकि तमाम दलों के मिलजुल करके नेतन्याहू साहब बने हैं, अब उसमें तमाम दबाव होगा मंत्री बनाने का कि जो मान लीजिए कि वहां हो सकता है कि ये हम ज्यादा संविधान के बारे में वहां नहीं जानते, लेकिन वहां ये प्रस्ताव लाने का मतलब यही हुआ कि वो लोग भी वहां सांसद चुने जाते होंगे जो आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता है, उनके मंत्री बनने में प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने ये प्रस्ताव ले आया। तो प्रस्ताव ले आया कि मतलब ये कि बिल्कुल एकदम घाव घस हो जाए, जो वो लोग चाहें वैसी सरकार चलाएं, कोई जवाबदेही न रहे। तो ये जो है वो इजराइल के जो है वो क्या कहते हैं आपके लेविन साहब ने, जो कानून मंत्री हैं वहां के, वो ये सब प्रस्ताव पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं, जिसके लिए वहां बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। लेकिन सर वो महत्वपूर्ण बात है, मजबूरी है कि अगर वो नहीं लाएंगे तो हो सकता है सरकार 6 महीने में फिर गिर जाए। जी, एक महत्वपूर्ण बात कही आपने संक्षेप में कि ये जो भारत में जो पार्टी व्हिप है वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है, और ये क्या यह संविधान सम्मत है? यदि नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस पे सुनवाई नहीं हो सकती है, सिर्फ बहस नहीं हो सकती है कि पार्टी का, इसका मतलब है डेमोक्रेसी पार्टियों के अधीन हो गया ना, गुलाम हो गया पार्टी का। नहीं देखिए, इस बात को अभी तक किसी ने, सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस बात को किसी ने अभी तक चैलेंज नहीं किया कि ये व्हिप का मतलब क्या है, कि आप जो है वो लोगों का जो है जो बहस होनी चाहिए, जो आपका सबका विचार आना चाहिए। अगर आप इंग्लैंड की डेमोक्रेसी को आपने अपनाया है या अमेरिका की डेमोक्रेसी की भी बात कर रहे हैं, तो कम से कम जो सदस्य हैं उनको तो ये स्वतंत्रता होनी चाहिए ना अपने विचार का। वो दल बदल के नाम पर आपने जो 10वीं अनुसूची में डाल के उसको संवैधानिक बना दिया है। इसके संवैधानिक वैधता को जब चुनौती होगी तो सुप्रीम कोर्ट इस पर भी निश्चित रूप से विचार करेगा, ऐसा मेरा मानना। लेकिन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की जो धनखड़ साहब ने कल कहा, या जो बात है, या जो अभी इजराइल का आप देख रहे हैं, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट कानून को जो स्वयं उससे संबंधित नहीं है सुओ मोटो नहीं लेता, किसी न किसी को चैलेंज करना पड़ता है। जब चैलेंज करता है तब वो देखता है कि ये संवैधानिक है कि नहीं। अगर चैलेंज नहीं करता तो 10वें साल 20वें साल तक कानून बना रहता है। चलिए इसकी पड़ताल की जाए कि क्या किया जा सकता है। संजीव जी, ये जेपी साहब कह रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में एक दक्षिणपंथी अभी वेव है, और उस वेव के कारण जो है ना ज्यादा एकदम
इसको अंकुश लगाने की कोशिश हो रही न्यायपालिका पर। कई बार न्यायपालिका की फंक्शनिंग भी सवालों के घेरे में होती है। न्यायपालिका ऐसी नहीं, भारत में पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे ऐसे हमने हमने देखे हैं जजमेंट्स जो कि एकदम कॉमन सेंस आदमी भी कह सकता है कि न्याय संगत नहीं था। तो कैसे देख रहे हैं, क्या दुनिया भर में ऐसे ही चल रहा है? देखिए, पूरी दुनिया भर में अगर आप देखेंगे, देखिए चूंकि हम लोग इस पे इतना डिबेट इसलिए भी कर रहे हैं कि हमारा जो संविधान जब बनाया गया तो तमाम दुनिया के, हमारे देश के जो बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ थे, कानूनविद थे, हमारे पार्लियामेंट्रियन जो थे और संविधान सभा के डिबेट अगर आप देखिए तो हमें ये नहीं लगता था, हमें तो महसूस होता है कि वो कितने लर्नर्ड लोग थे आज के पार्लियामेंट्रियन के। जब हम आईक्यू लेवल और जिस तरह के लोग चुन के जाते हैं उसके देखने के बाद मुझे लगता है कि हम लोग किस युग में पैदा हुए हैं और हमारे किस तरह के पार्लियामेंट्रियन या विधायक जो हैं जिनको एबीसीडी नहीं पता होता और दूसरों को कहते हैं यार कोई क्वेश्चन तैयार करके दे दो, कोई कहते हैं यार इस पे हमें डिबेट करना है, कोई टॉपिक तैयार करके दे दो। और उस जमाने में जब मैं कुछ बहस को देखा, सुना, पढ़ा तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा देश सौभाग्यशाली था कि बहुत ही लर्न लोगों ने संविधान को बनाया, कई समस्याओं को समझा, कई समस्याओं में बहुत ही आदर्शवादी भी रहे। और कई जगह मैंने देखा कि संविधान सभा में बहस के दौरान अम्बेडकर साहब ने खुद कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, कि ये स्थिति नहीं आएगी, हमें नहीं लगता कि ऐसी स्थिति इस मुल्क में आएगी। कई जगह पे कई लोगों ने जब एप्रीहेंशन व्यक्त किया कि अगर ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ऐसे होगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा, तो मैं कहा कि नहीं, हम इतने बुरे लोग नहीं है कि ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बाबा साहब उस समय थोड़ा सा ज्यादा आइडियलिज्म में चले गए थे, उनको शायद पता नहीं था कि 21वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लास्ट में इस तरह के भी पार्लियामेंट्रियन आएंगे जिनको ना कानून की समझ होगी, ना कानून बनाने की समझ होगी, और जिन्हें ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतंत्र के मंदिर में बैठने के बाद भी उनको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं होगा। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से आप देखिए संविधान में स्पष्ट है कि गवर्नर का रोल क्या होगा, कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर एक आम आदमी भी भारत का संविधान पढ़ेगा तो उसको कहीं नहीं लगेगा कि गवर्नर का एक रोल क्या है और मुख्यमंत्री की भूमिका क्या होगी राज्य में। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब को लिख लीजिए, देख लीजिए, या एन रवि का जो 3 दिन से आप जो तमिलनाडु में जो घटना देख रहे हैं, जिस ढंग से एन रवि का जो व्यवहार है विधानसभा के अंदर, ऐसा लगता है कि उनको ना संविधान की परवाह है, ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की परवाह है। वो एकदम जस्ट केंद्र सरकार के एक लठैत की भूमिका में वहां पे बैठे हुए हैं, सारे गरिमा, सारा संविधान को भूल के। जैसे विधानसभा में राज्य के द्वारा जो लिखा गया भाषण को न पढ़ना, उसमें से कुछ चीजों को छोड़ देना, मतलब कि ये देश में संविधान, अब ऐसे में धनखड़ साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो एक अपने हद है और उसमें जुडिशरी इंटरफेयर न करे। लेकिन सवाल यह है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर अपने आप में समृद्ध होगा, अपने आप में अमीर होगा, तो जुडिशरी को मौका ही नहीं मिलेगा अंदर आने की, पहली बात। सेकंड, कि अगर आज जिस ढंग से दिल्ली में एलजी और सीएम के बीच विवाद हो रहा है हर मसले पे, आखिर जब केंद्र सरकार, गवर्नर एक पार्टी बन जाएगा और राज्य सरकार एक पार्टी बन जाएगी और जब दोनों में लठ चलने लगेगा तो इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि उसमें जो सेंटर एक पार्टी बना हुआ है, स्टेट एक पार्टी बना हुआ है। अगर तमिलनाडु में गवर्नर और उसके बीच झगड़ा हो रहा है राज्य सरकार के बीच, अब केरला में हो रहा है, केरला में तो गवर्नर साहब ने कह दिया कि हम तो शपथ ही नहीं दिलवाएंगे, हम डिसमिस कर देंगे, हमारी मर्जी से, हमारा पास पावर है कि मंत्री को डिसमिस कर देंगे। भाई संविधान, जो अनपढ़ आदमी भी जब संविधान को बताया जाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि गवर्नर जो है उसके क्या पावर है, मंत्री वो नियुक्त कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, नहीं कर सकता, ये सारा संविधान में लिखित है। तो ऐन परिस्थितियों में आखिर फैसला कौन करेगा? अगर जब कोई तानाशाही, गवर्नर साहब आप प्रधान जी करेंगे, गवर्नर साहब प्रधान जी करेंगे, जो कह दिया वो कह तो रहे हैं जेपी सर की, खाता ना बही जो बोले वही सही। बस यही देखिए, इनके जो भी भाषण है, जिस ढंग से जुडिशरी पे हमला हो रहा है, मैं तो पूछ रहा हूं कि पिछले 7 सालों में जुडिशरी ने कौन सा ऐसा फैसला दे दिया जो फैसला केशवानंद भारती के मामले में आया था, इसके कारण आज केंद्र सरकार को लग रहा है कि बहुत बड़ा जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है पार्लियामेंट्री जो जुरिडिक्शन है उसके अंदर। मुझे तो नहीं लगता कि पिछले 7 सालों में आप आधार कार्ड को मनी बिल के द्वारा ले गए,
नोटबंदी में आपने जो फैसला लिया और नोटबंदी को लेकर तमाम कानूनी खामियां रही, उसके बावजूद आप अपनी मर्जी करते रहे। 370 का भी मसला सामने है कश्मीर को लेकर, जो अभी जुडिशरी में पेंडिंग है। तो पिछले 8 साल में 2014 के बाद तो मुझे तो नहीं लगा कि जुडिशरी ने अपनी कोई सीमा का ईवीएम भी है, ईवीएम भी है, ईवीएम। हाँ, तो फिर ऐसे मामलों में फिर एकाएक हमलावर हो जाना। और देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि धनखड़ साहब खुद वकील हैं और लॉ ग्रेजुएट है, वकील है, वकालत करी भी है, और मैं समझता हूं कि वो जिस परंपरा से आए हैं, वो भाजपा में प्राइमरी नहीं रहे हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस से जनता दल के में भी आए और सोशलिस्ट पार्टियों के साथ भी रहे, मतलब कि जनता दल में सोशलिस्टों का था। तो उनका व्यवहार जो है वो पूरा का पूरा जो इस तरह से तानाशाही और डिक्टेटर वाला जो दिख रहा है, वो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि लोकतांत्रिक पार्टियों से चलते चलते वो भाजपा में आए। एज ए गवर्नर भी इनकी भूमिका वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि इन्होंने संविधान की सारी सीमाएं लांघी थी। मैं ये नहीं कहता कि ममता बनर्जी के सारे कार्यशैली जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ममता बनर्जी के जुरिडिक्शन में आप एज ए गवर्नर कैसे एंटर कर सकते हैं? ये जब एज ए गवर्नर जा रहे थे, कई जगह सड़क पे पुलिस वालों से भी उलझ रहे थे, वहां पे कहीं इंस्पेक्शन करने जा रहे थे, कहीं दंगा हो गया था, कहीं फसाद हो गया था। सामान्य रूप से गवर्नर का काम नहीं होता। वो चीफ मिनिस्टर को कॉल कर सकते हैं, डीजीपी को कॉल कर सकते हैं। आप तो अपना जुरिडिक्शन भूल के दौरा ही करने लगे बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। गवर्नर को ये पावर है ही नहीं। आपको ज्यादा लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, तो आप सेंटर को, आपके पास पावर है, आप रेकमेंड कर दीजिए कि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर राष्ट्रपति शासन लगा दे, राष्ट्रपति शासन लगा। हाँ। लेकिन ये गवर्नर की बजाय एक नेता की तरह वहां दौरा कर रहे थे वेस्ट बंगाल के अंदर उस समय। तो मैं समझता हूं कि ये मतलब कि जो परिस्थितियां लाई जा रही है, ये आगे दूसरी सरकारों के लिए भी ये रास्ता खोल रहे हैं। दूसरी सरकार, कल को अगर इनकी सरकार चली गई, जैसे इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव को कोई चुनौती नहीं मिलेगी, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको एज इट इज मान लेता कि अमेंडमेंट सही है, तो मैं तो नहीं समझता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनते थे। अटल जी, नरेंद्र मोदी जी कोई भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते, और हर जगह कोई मुकदमा होता तो माफी मांग लेते। अगर जिस ढंग से उस समय इंदिरा गांधी ने डिक्टेटरशिप दिखाई थी अपनी, अगर उसी चीज को सुप्रीम कोर्ट एज इट इज कहता कि संविधान सम्मत इनका डिक्टेटरशिप है, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की जो 8 राज्यों में सरकार है, कई राज्यों में देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कैसे बनते? और कल को अगर किन्हीं परिस्थितियों में अगर इनकी सरकार चली गई और कोई दूसरी सरकार आ गई, फिर ये क्या करेंगे? फिर ये कहेंगे कि ये सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका नहीं अदा कर रहा है जी, सरकार डिक्टेटर बनी हुई है जी, सारे संविधान का उल्लंघन कर रही है जी, सुप्रीम कोर्ट चुप क्यों है जी? और आप देख लीजिए, आपको याद होगा रमेश भंडारी साहब, जेपी सिंह जी को ज्यादा याद होगा कि मुझे लगता है कि कल्याण सिंह की सरकार का क्या हुआ था, जगदम्बिका पाल थे, रमेश भंडारी की भूमिका पे उस जमाने में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई सड़क पे ही कोई सेठ साहब थे, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि उन्होंने लगा के कहा कि नहीं ये ऐसे आप नहीं कर सकते भाई, आप विधानसभा का सेशन बुलाइए और उनको बहुमत सिद्ध करने का मौका दीजिए। जेपी सिंह जी ज्यादा अच्छा बताएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा है। 90s की बात है, 93 वगैरह की बात है। उस समय बीजेपी वाले रोते रोते हाई कोर्ट में गए थे जी, मेरी जान बचाओ, यहाँ पे रमेश भंडारी लोकतंत्र का कत्ल कर रहा है। और कल्याण सिंह और पूरी बीजेपी, कलराज मिश्र, कौन कौन जो तमाम नेता थे जो अभी कहते हैं कि जुडिशरी से पावर छीन लो, ये वही लोग थे जो उस समय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों में रोते हुए हर जगह जाते थे कि संविधान की उल्लंघना हो रही है, संविधान को पार्लियामेंट और डिक्टेटरशिप चला रहे हैं कांग्रेस वाले और दूसरी पार्टियां चला रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो स्थिति है, इस स्थिति से बचना चाहिए, क्योंकि खुद भी ये पहले जाके विरोधी जो सत्ता पक्ष के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाते रहे अपने अधिकारों के लिए, हाई कोर्टों में जाते रहे हैं। जब भी इनके ऊपर कोई मुसीबत आई है, इनके सरकार को डिस्टर्ब किया गया या इनके अधिकारों को छीना गया, तो मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश वाली घटनाक्रम पे मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है, जेपी सिंह जी को ज्यादा अच्छा पता होगा, उस समय रमेश भंडारी बदनाम गवर्नर हो गए थे उत्तर प्रदेश के। सर, जिस तरह से टकराव तनाव की स्थिति है, जो तथाकथित मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसपे तो इस पे चर्चा नहीं होती है। हम लोग छोटा सा अपना यूट्यूब पे ये सब बातचीत करते रहते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही है
और ये टकराव की स्थिति है, अंतिम सवाल यही है कि क्या संदेश जा रहा है, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना चाहिए, लोग क्या करें। देखिए, मैं पहले संजीव जी वाली बात को क्लियर कर दूं। जी रोमेश भंडारी को जो लोग भी गलत कहते हैं, जरा उनसे मैं असहमत हूं। रोमेश भंडारी लाइक माइंडेड गवर्नर थे। जिस तरह लाइक माइंडेड गवर्नर आज जो है आपके क्या कहते हैं सभी भाजपा शासित राज्यों या गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार के लाइक माइंडेड गवर्नर हैं, जो सरकार को या तो डिस्टर्ब कर रहे हैं गैर भाजपाई सरकार को, और भाजपाई सरकार में वो जो चाहते हैं भाजपाई मुख्यमंत्री या जो संतरी उनके हैं, वो उन सबको जो है वो आंख मूंद के जो है उसका अनुमोदन करते रहते हैं। रोमेश भंडारी जो सरकार थी कल्याण सिंह की, उसके अगेंस्ट थे। रोमेश भंडारी को मूलतः कांग्रेसी विचारधारा का माना जाता है या कांग्रेस द्वारा ही नियुक्त थे, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन हुआ दरअसल ये कि जगदंबिका पाल, नरेश अग्रवाल, इस तरह कांग्रेस से टूट के जो लोग मिल करके जो है उनके साथ सरकार बनाया था कल्याण सिंह के साथ, वो पूरा ग्रुप 10-15 लोगों का टूटा था। और तब मेरा ख्याल से 10वीं अनुसूची में ये दल बदल कानून नहीं था, ये टूटा था। और ये लोग जाके जो है मिले थे और विपक्ष के सहयोग से, हाँ, रमेश भंडारी लाइक माइंडेड थे, इसलिए उन्होंने इनको शपथ दिलवा दिया। उस शपथ लेने वाले जो जगदंबिका पाल के अलावा बाकी 13 थे, जिसमें नरेश अग्रवाल भी थे। जब इन्होंने शपथ ले लिया और उस कल्याण सिंह मंत्रिमंडल में डॉक्टर नरेंद्र सिंह गौड़ प्रयागराज के या इलाहाबाद उस समय था, इलाहाबाद के नरेंद्र सिंह गौड़ जो इनके में सरकार में मंत्री थे, उन्होंने इसको जाकर के जो है हाई कोर्ट में यहाँ चैलेंज कर दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपातकालिक सुनवाई में उसको जो है क्वैश कर दिया जो है जगदंबिका पाल को, और जो है पुरानी सरकार को बहाल कर दिया और कहा कि विधानसभा में बहुमत भी प्राप्त कर लीजिए। इधर ये सरकार जो बर्खास्त करने का आदेश हुआ, उधर जो है जगदंबिका पाल को छोड़ के बाकी जो 13 टूट के आए थे, वो तत्काल से फौरन उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं कल्याण सिंह के समर्थन में गवर्नर को चिट्ठी लिख के कल्याण सिंह जी को समर्पित कर दिया, मुख्यमंत्री को। और इस टोटलिटी पर, ये जो टोटलिटी में ये जो नाटक हुआ कि कोई आदमी टूट के शपथ ग्रहण कर ले, उसको जबरदस्ती तो नहीं मंत्री का शपथ दिलाया गया था, कैबिनेट मंत्री का, उसको जबरदस्ती तो मुख्यमंत्री का शपथ नहीं दिलाया गया। वही जगदंबिका का पाल आज जो है बीजेपी में है, बीजेपी से एमपी हुए हैं। तो कहने का मतलब उनको जबरदस्ती तो दिलाया नहीं गया था, लेकिन उन्होंने जो लोकतंत्र का मजाक बनाया, इसके लिए क्यूरेटिव रूप से क्या किया गया, ये सवाल है कि नहीं है, ये बताइए। अच्छा, जो ये लोग चुन के जाते हैं और जाने के बाद ये जो नौटंकी बजाया, देखिए सर, किसी भी देश में तानाशाही में एक तो उसका जो है सरकार में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टोटल कंट्रोल और एब्सोल्यूट से भी ज्यादा मेजॉरिटी, आसली मेजॉरिटी जो है जरूरी होती है। और उसके बाद प्रेस और न्यायपालिका आती है, क्योंकि कार्यपालिका तो जो है हमेशा से जो है वो क्या कहते हैं आपके सरकार की जो है वो है एक प्रकार से चेरी है, नौकर नौकरानी की तरह ये काम करते हैं। वो कहते हैं कि दिन में जो है रात कर दो, तो ये दिन में तारे भी चमका देते हैं आपके कार्यपालिका वाले। जो साहब को पसंद है बस वो जो है वो तुरंत जी हुजूर जी हुजूर, उस जी हुजूर का नतीजा पूरा उत्तराखंड भुगत रहा है। टिहरी बांध बन रहा था तो पूरा अमेरिका का जो है क्या कहते हैं जो की लॉबी थी वो कह रही थी कि टिहरी बांध मत बनवाओ, ये ऐसे जोन में है कि जो आगे नहीं पीछे ये टूट जाएगा, बह जाएगा, धंस जाएगा। और ये लगातार और बांध उत्तराखंड में बनाने लगे, और देखिए उत्तराखंड की क्या हालत है। क्यों? क्योंकि जो लोग जो है इसको कह सकते थे कि नहीं ये उचित नहीं है, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी, चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कि सरकार से कहे कि नहीं ये गलत है, ये विनाश का जो है मतलब कारण बन रहा है। तो चेरी है। इसमें 3 ही बहुत बाधा हैं, मतलब एक तो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जरूरत से ज्यादा हो और आपका टोटल कंट्रोल हो। तो आप देखिए कि जब मोदी जी की सरकार बनी तो पहले उन्होंने उसके ऊपर टोटल कंट्रोल किया, असंतुष्टों को जो है बाहर किया, कुछ लोग जो है काल कवलित हो गए, आपको उनको जो है जो लोग कुछ कह सकते थे उनको जो है इन्होंने जो है मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। आज की डेट में 2 लोग हैं इनके मंत्रिमंडल में जो इनके खिलाफ कुछ अगर बोलने की क्षमता रख सकते हैं, उसमें गडकरी बोल रहे हैं तो उनको भी लगातार है कि अब निकाला तब निकाला। दूसरे राजनाथ सिंह है जो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं और अपनी रणनीति जो भी चल रहे हैं।
बाकी सबको किनारे कर दिया और चर्चा है कि अब की बार जो है राजनाथ और गडकरी को भी किनारे करेंगे ताकि बिल्कुल एब्सोल्यूट इनकी पकड़ जो है पूरे सरकार पर हो जाए, किसी की कोई छूचा ना हो। फिर इनके यहाँ एक आरएसएस फैक्टर है, उसको भी ये किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने कई स्टेट में अपने मुख्यमंत्री बना दिए। फडणवीस आरएसएस का मुख्यमंत्री था, खट्टर आरएसएस का मुख्यमंत्री है, योगी आरएसएस के मुख्यमंत्री हैं, आपके जो रघुवर दास थे झारखंड में वो आरएसएस के मुख्यमंत्री, वो इनके मुख्यमंत्री नहीं। तो अब योगी को ही किनारे लगाने की बहुतेरी कोशिश की इन्होंने, नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल इनकी सरकार पर, इनके एमपी पर है, जैसे भी सही। अब प्रेस और न्यायपालिका, ये दो बस्ते हैं तानाशाही में बाधा। तो प्रेस को इन्होंने जो है वो, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है सारे न्यूज़पेपर में के मालिकों पर दबाव बना के लैंग्वेज न्यूज़पेपर में अपने संपादक रखवाए थे, ढूंढ के लाके अपने संपादक रखे गए थे। जो पहले से स्थापित संपादक थे उनको हटा दिया गया, क्योंकि अंग्रेजी 20% लोग पढ़ते हैं, एलीट क्लास पढ़ता है, हिंदी और लैंग्वेज न्यूज़पेपर 80% लोग पढ़ते हैं। उसमें सारे अखबारों में ये परिवर्तन हुआ था, यहां तक कि इतना मजाक बना कि राष्ट्रीय सहारा में जब इन्होंने अपना संपादक रखने को कहा तो उन्होंने कहा हमारे इन हाउस में जो आपका को मिले, आपका विचारधारा वाला बताइए, हम उसको संपादक बना दे। तो कार्टूनिस्ट संपादक बना था गोविंद दीक्षित। चलिए, हमारे यहाँ उपाध्याय लाके बैठाए गए थे, हिंदुस्तान अखबार में जो है संपादक बना। इसी तरह जागरण तो खैर भाजपा में था ही, आपका अमर उजाला भाजपा में था ही, इसलिए वहां कोई बात ही नहीं, वहां मालिका संपादक थे, तो दूसरा संपादक बैठाने की क्या जरूरत थी। इस तरह तमाम जगहों पर हुआ था। तो अब इन्होंने उसको तो जो है ये इन्होंने मोदी जी ने और एक कदम आगे बढ़ा करके उनके मालिकों को ही जो है क्या कहते हैं शरणागत करा दिया। तो मालिक शरणागत हो गए तो संपादकों का क्या अस्तित्व है और पत्रकारों का क्या अस्तित्व है। तो प्रेस इस प्रकार जो है इनके फिर अंडर में आ गया। अब बचता है एक न्यायपालिका। तो न्यायपालिका में भी नारंगी जजों की भर्ती लगातार हो रही है, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, तमाम फैसले भी वो जो है मतलब देते रहे हैं जो कि सबके सामने है और लोगों के मतलब निशाने पर है। अब ये जो चंद्रचूड़ आए हैं, हालांकि चंद्रचूड़ के बारे में भी एक गड़बड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये 99-2000 में जो है भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे और 2000 में सॉलिसिटर जनरल के बाद ये बॉम्बे हाई कोर्ट में नियुक्त हुए। तो अब इनको भी जोड़ा जा सकता है कि भाई ये उनके लाइक माइंडेड हो गए, तभी तो इनको सॉलिसिटर जनरल उन्होंने अपना बनाया था और फिर उन्हीं के कार्यकाल में ये जो है बने। लेकिन फिर भी इनको माना जाता है कि ये उदारवादी जज हैं और ये थोड़ा जो है क्या कहते हैं कानून और उसके बारे में काफी जो है संवेदनशील रहते हैं। जैसे अभी कल ही उन्होंने सवाल उठाया तुषार मेहता से, दिल्ली को जो सरकार है और जो एलजी के माध्यम से केंद्र सरकार जो है क्या कहते हैं हावी है, एक अधिकारी का ट्रांसफर तो वो नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि फिर ऐसी चुनी हुई सरकार से, तुषार मेहता से कहा बताइए ऐसी चुनी हुई सरकार से क्या फायदा जिसके पास कोई अधिकारी नहीं है, सब काम सेंटर करेगा। तो एक चुनी हुई सरकार जो है वो एक कागजी टाइप की सरकार का क्या मतलब है। अब अभी मंगलवार को, फिर अगले मंगलवार को इस पे तारीख लगी है, उसमें तुषार मेहता की पूरी बात नहीं हुई है और फिर उसका जवाब भी देंगे अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार की ओर से। देखिए क्या जवाब देते हैं कि ऐसी सरकार का क्या मतलब है। लेकिन ये अनप्लीजेंट क्वेश्चन जी, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट पर जो है केंद्र सरकार की सुपरमेसी होती तो इस याचिका पर विचार ही नहीं होता। जी जी जी, या चीफ जस्टिस को या उनके बेंच को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि ऐसी सरकार का क्या फायदा जो केवल कागज में है, सब काम आप करें, एक आपने मुखौटा आगे जो है चुनी हुई सरकार का लगा रखा है। तो सवाल इस बात का है कि अब ले दे के न्यायपालिका बची है और ये न्यायपालिका ही हर जगह है जो आपके विधायिका पर या सरकार पर कंट्रोल करती है, कहीं की भी न्यायपालिका। जितने भी डेमोक्रेटिक देश हैं उसमें न्यायपालिका का महत्व इस प्रकार है कि वो है कुछ नहीं लेकिन कुल मिला के जो सरकार की मनमानियों पर अंकुश लगाती है। जैसे कि अभी आपके इन्होंने कहा कि भाई संसदीय वो जो है आपको इनको वो लाना पड़ेगा, क्या कहते हैं संविधान संशोधन लाना पड़ेगा संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने के लिए। तो ये भाई साहब संसदीय प्रणाली जो है ये उसमें शामिल है, क्या कहते हैं मुद्दों में, जिसको कि ये अमेंडमेंट से बदल नहीं सकते। ये मूल संरचना है संसदीय प्रणाली, मतलब इसके लिए इनको नया संविधान बनाना पड़ेगा, संविधान सभा बनानी पड़ेगी जी।
ये अमेंडमेंट से संविधान, ये संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली में नहीं बदल सकते। तो सवाल इस बात का है कि देखिए, अधिनायकवाद जो है ना, उसका एक जो है स्वरूप भीतर होता है। हिटलर अधिनायकवाद में समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी में ये बात चाहे चमचों ने पैदा कराई हो, चाहे उनके अंदर स्वयं पैदा हुई हो, लेकिन उन्होंने इसको जो है जरूर महसूस किया होगा। इसलिए उन्होंने इस बात को छोड़ करके और फिर से संसद को उस तरह बहाल करके और उन्होंने चुनाव करा दिया, और बल्कि हार के सत्ता से बाहर भी हो गई। क्यों? क्योंकि वो हिटलर नहीं थी। बीच में उनके अंदर हिटलरी तत्व चाहे जो आ गया हो, एक दबंग होना एक अलग बात है, हिटलर होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने खुद क्यूरेटिव जो है वो स्टेप्स उठाए कि मैंने उन्होंने चुनाव करा दिया। उन्होंने क्या कहते हैं, वो चुनाव में हार गई तो उन्होंने जो है मतलब उसको छोड़ भी दिया। और जो इसके पक्षधर लोग थे, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो कांग्रेस में आज भी लोग बचे हुए हैं या और भी जगहों पर हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े कम्युनिस्टों को देखा है जो बहुत बड़े बड़े सर्वहारा की बात करते हैं और अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चों को गुलाम से भी बदतर समझते हैं कि अगर वो जो कह दें उसका जो है पालन करना अनिवार्य है, और नहीं तो समझ लीजिए कि घर में महाभारत है। तो आप अगर बाहर प्रैक्टिस करते हैं कि आप बहुत बड़े डेमोक्रेटिक हैं और सर्वहारा की बात करते हैं, तो घर में सर्वहारा नहीं दिखाई पड़ता आपको, वहां आप हिटलर बन जाते हैं। ठीक है सर। तो हिटलर भी बनने की आत्मा वहां पर है। कैसे वो किम इल सुंग, कौन सुंग, वो हिटलर बन गया है, स्टालिन हिटलर बन गया था। आपके जो है चीन में जो है वो माओ से तुंग हिटलर बन गए थे। तो कम्युनिस्ट होना है, कम्युनिस्ट होने के नाते उनको क्या कहते हैं, उनकी आरती उतारी जानी चाहिए। ठीक है हिटलरी होना एक भावना होकर किसी में भी आ सकती है। जी, एक मिनट, फाइनल कमेंट्स। देखिए, मेरा तो लास्ट में यही कहना है कि अगर वाकई में आपको लग रहा है कि सब कुछ सिस्टम एक दूसरे का वो कर रहा है, तो आप जो सिंह साहब ने कहा कि एक रेफरेंडम करा के नया संविधान सभा बना लीजिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी चीज पे, देखिए पाकिस्तान में 2-2, 3-3 संविधान बन गया, और भी कई मुल्कों में इस तरह के प्रोसेस चलते रहते हैं, संविधान बनते रहते हैं या अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन वो अमेंडमेंट इसी ढांचा के तहत आप ला के इसी संविधान के तहत उसको जायज ठहराना गलत है। आप नए तरीके से पूरे देश के अंदर एक रेफरेंडम कीजिए। अब आपके पास 250-300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और 250-300 मेंबर पार्लियामेंट है, और देश के बहुत सारे राज्यों से आपके सांसद भी जीत के नहीं आए हैं। आपके पास 30 से 35% वोट है, और उस बेस पे आप इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। आप एब्सोल्यूट डिक्टेटर भी नहीं है। एब्सोल्यूट डिक्टेटर तो मैं उसको बोलूंगा जिसके देश के सारे राज्यों में 545 विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्रों में से कम 400 450 सदस्यों का समर्थन हो। आप तमिलनाडु में नहीं है, आप केरल में नहीं है, आप आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप तेलंगाना में नहीं है, बंगाल में नहीं है, आप उड़ीसा में नहीं है। आप उसके बाद एक ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं कि जैसे लगता है कि आप एब्सोल्यूट हैं, और जो सामने जो जुडिशरी बैठा है वो तो बहुत बड़ा अपराध कर रही है। मेरा ये मानना है कि आपको अभी जनता ने अधिकार ही नहीं दिया है कि आप जुडिशरी पे एक कमेंट करें। और अगर ईमानदारी से पूरे देश के अंदर एक जनमत सर्वेक्षण करवा लें कि क्या जुडिशरी ने अपने अधिकारों का हनन किया है पिछले 8 सालों में, उससे पता चल जाएगा कि जुडिशरी ने हनन किया है कि नहीं है, कितने % इनको वोट मिलते हैं। आप एक व्यक्ति होके अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए आप पूरे इंस्टीट्यूशन पे कैसे हमला कर सकते हैं? एक पूरी संस्था को कैसे आप गलत बता सकते हैं एक व्यक्ति होके? और आप उस पद पे बैठे हैं जो एक संवैधानिक पद है, आप एक मामूली सांसद भी नहीं है। आप जो है क्या कहा जाता है, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं, और आप वहां पे बैठ के इस तरह की बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी संवैधानिक संस्था को आप टोटली वो कर रहे हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन ही उठा रहे हैं, उसके वर्किंग पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। चलिए संजीव जी, तो जेपी सर हैं या चले गए? चलिए, शुक्रिया आप दोनों का। और क्या न्यायपालिका पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही थी, ये महा कवरेज, अम्बेडकरनामा एक्सक्लूसिव। इजराइल में भी इसी तरह की कार्रवाई
चल रही है। बहुत ही शानदार जेपी सिंह साहब ने बेबाकी से रखा, संजीव जी ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। बहुत शानदार रहा ये पूरा डिबेट, ये महा एपिसोड है क्या। जुडिशरी को पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, जल्दी मिलता हूं अगले एपिसोड में। शुक्रिया, शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार सर।